नमस्कार, आप सभी का पुनः सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के YouTube चैनल पर स्वागत है। पिछले क्लास में हमने 1857 की क्रांति, उसके प्रसार, उसके प्रभावों के बारे में पढ़ा था। आज की जो क्लास हम लोग शुरुआत करेंगे, हम लोग का शुरुआत होता है भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, अब यहाँ पर दो शब्द हैं, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण जो भारतीय समाज था उनको अपने सोसाइटी में, उनको अपने रिलीजन में सुधार की आवश्यकताएं पड़ी। पहले हम इसको समझेंगे, फिर इसमें जो अलग अलग सामाजिक सुधार आंदोलन चले, जिसमें ब्रह्म समाज आता है, आर्य समाज आता है, वेद समाज आते हैं, इनके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों डिस्कस करते हैं कि कौन सी परिस्थितियां रहती हैं जो भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी करती हैं। तो शुरुआत करते हैं हम 1813 के चार्टर एक्ट से। अब इस चार्टर एक्ट में क्या था? इस चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार ईसाई मिशनरियों को यहां पर अपनी संस्थाएं खोलने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अब ये ईसाई मिशनरियां भारत में आती हैं, ठीक है। बिशप अपना कलकत्ता में सबसे पहला इनका खुला जाता है गिरजाघर। एक बिशप रहते हैं, उनके अंडर 3 पादरी रहते हैं। अब ये केवल शिक्षा पर काम नहीं करते हैं, ये लोग अब धीरे धीरे अपना ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू करते हैं। अब ईसाई धर्म का जब ये प्रचार प्रसार करना करते हैं तो उन्होंने अध्ययन किया कि ये जो भारत की सोसाइटी है, भारत का जो समाज है, स्पष्टतः ये 2 वर्गों में विभाजित है प्रमुख रूप से। एक जिसको हम कहेंगे उच्च वर्ग, दूसरा मध्यम और जो आपका निम्न वर्ग था, स्पेशली निम्न वर्ग। और ये लोग टारगेट करते हैं इस निम्न वर्ग के पास और उनके पास जाते हैं, क्योंकि आदिकाल से जो निम्न वर्ग था उनके ऊपर उनको ये दबाव डालते हैं, उनके दिमाग में ये बातें डालते हैं कि देखिए जो उच्च वर्ग है आपके ऊपर धर्म के आधार पर, सोसाइटी समाज के आधार पर, रूढ़िवादिता के आधार पर आपको ज्यादा से ज्यादा आपके ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हैं, आपको सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, आपका शोषण कर रहे हैं और आप सारा फैसिलिटी मिलेगा, आप सीधे ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? आप ईसाई धर्म को स्वीकार कर लीजिए। इस प्रकार उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। अब समाज का एक बड़ा वर्ग, निम्न वर्ग, इन ईसाई मिशनरियों की तरफ आकृष्ट होने लगा। तो इस परिस्थिति में जो भारत का शिक्षित वर्ग था, जो भारत के पढ़े लिखे वर्ग थे, उन्होंने ये निर्णय लिया कि हमको अपनी संस्कृति पर, हमको अपने धर्म पर, हमको अपने जो रीति रिवाज हैं, ठीक है, उनको इन निम्न वर्ग की जनता को या जो भारतीय हैं इनको बताना पड़ेगा कि भले समय के साथ कुछ 1-2 हमारे यहाँ कुरीतियां आ गई हो, लेकिन जो हमारा धर्म है, हमारा जो संस्कृति है वो महानतम है और हम पर इस पर गर्व करना चाहिए। तो ये जो शिक्षित वर्ग था, अब इसके समानांतर, इसके पैरेलल एक तरफ ईसाई मिशनरियां अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रही हैं। तो उस कंडीशन में जो शिक्षित वर्ग था, इन्होंने भी छोटे छोटे अपने संगठन बनाए और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। सामाजिक सांस्कृतिक जो सुविधाएं उन्होंने प्रोवाइड करना शुरू किया। इस प्रकार शिक्षित वर्ग के द्वारा जो ये आंदोलन चलाया गया, यही आंदोलन चल करके भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार का आंदोलन के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ। दूसरा एक प्रमुख नाम आता है जिसको अचानक हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन इनकी भी बहुत ज्यादा भूमिका है इस पूरे के पूरे आंदोलन के शुरुआत करने में। वो जाता है सर विलियम जोन्स। विलियम जोन्स। अब क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो बच्चा तैयारी करता है कि विलियम जोन्स कौन थे, तो हम नॉर्मल आंसर देते हैं सर विलियम जोन्स थे, वो थे एशियाटिक सोसाइटी के अध्यक्ष थे। अब ये एशियाटिक सोसाइटी क्या था, कोई जानकारी नहीं। कैसे कार्य करता था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, एशियाटिक सोसाइटी के बारे में। तो थोड़ा बहुत हम इस एशियाटिक सोसाइटी के बारे में जान लेते हैं। विलियम जोन्स जो थे, इन्होंने इस एशियाटिक सोसाइटी का 1784 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी और इसका जो सेंटर था वो था आपके कलकत्ता में। ठीक है, अब ये सोसाइटी काम क्या करती थी कि ये किसी भी ये एशियाटिक जो सोसाइटी थी, ऐसा नहीं कि केवल भारत में था,
ये विश्व के अधिकांशतः देशों में ये ओपन हुए थे। अभी सोसाइटी का कार्य क्या था कि उस देश से संबंधित जितने भी प्राचीनतम हैं, ठीक है, उनके संबंधित अभिलेख, मुद्राएं, जो पुरानी पांडुलिपि किताबें होती हैं, उनको एकत्र करना उनका संकल्प था। तो इन्होंने जो कलकत्ता के विलियम फोर्ट में उन्होंने अपना सेंटर बनाया और करीब 1,75,000 के पांडुलिपियों को संकलित किया। इसके साथ तो विलियम जोन्स थे, ये अनेक भाषा के जानकार थे, ये अनेक भारतीय साहित्यों का इन्होंने क्या किया, इंग्लिश में कन्वर्ट किया। ठीक है, जैसे कालिदास की महान रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसको उन्होंने अंग्रेजी में कन्वर्ट किया है। फायदा किससे हुआ? अब अंग्रेजी में जब एक कन्वर्ट हो गया और इसको यूरोपियन देश के लोग, बाहर के लोगों ने जब इसको पढ़ना शुरू किया, तब उन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में जाना और ये समझा कि जो भारत की संस्कृति जिसको हम मराठियों का देश कहते हैं, यहाँ तो ज्ञान का, विज्ञान का अद्भुत खजाना है। तो बाकी जितने भी यूरोपियन कंट्री थे, चाहे ब्रिटेन में हो, अंग्रेज जो अधिकांश जो अंग्रेज थे, उन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया भारतीय संस्कृति को, समाज के, यहाँ के समाज को, यहाँ के धार्मिक मान्यताओं को सपोर्ट करना शुरुआत हुआ। और ये बहुत बड़ा सपोर्ट होता है इस भारत के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में। अगला महत्वपूर्ण भूमिका प्रिंटिंग प्रेस। उसी समय प्रिंटिंग प्रेस का एंट्री होता है। अब इस प्रिंटिंग प्रेस में क्या करते थे, जितने भी भारतीय थे, पढ़े लिखे वर्ग के लोग थे, वो लोग अपने विचारों को, अपनी मान्यताओं को, ठीक है, उन्होंने प्रेस करा करके, उन्होंने पब्लिश करा करके आम जनता के बीच भेजना शुरू किया, जिससे जो भारतीय जनमानस था उनमें पुनर्जागरण का प्रभाव होता है, प्रसार होता है और भारतीय जो जनता थी, जो शिक्षित वर्ग थे, सभी लोग मिलकर के हमारे भारतीय और सामाजिक सुधार आंदोलन में जुड़ना शुरू किया। ये सब प्रमुख आवश्यकताएं थी, जरूरतें थी, जिन्होंने जनरेट किया इस भारत के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन को। अब हम उन प्रमुख व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, उन प्रमुख सोसाइटी संगठनों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने इस सामाजिक आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उसमें सर्वप्रथम जो सबसे प्रमुख नाम आता है, वो नाम आता है हमारे राजा राम मोहन राय जी का। ठीक है, अब ये राजा राम मोहन राय जी, इनको कई उपाधियां दी गई हैं। आप उपाधि देखेंगे, इनको कहा गया है आधुनिक भारत के पिता हैं ये। ठीक है, जो भारत में आधुनिकीकरण की शुरुआत होती है, ठीक है, इन्हीं के प्रयासों से शुरुआत हुआ है। ये महान समाज सुधारक थे, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे समाज में सुधार करने का प्रयास करना शुरू किया गया। इनको 9 प्रभात का तारा कहा गया है। ठीक है, या कहीं कहीं आ जाता है 9 सुबह का तारा। ठीक है, इनको युग दूत कहा गया है। सुभाष चंद्र बोस ने इनको युग दूत की संज्ञा दिया है। तो देखिए इन उपाधियों से क्या लग रहा है, इन्होंने सोसाइटी में चेंजेस के लिए, अपने धर्म में चेंजेस के लिए अनेक ऐसे कार्य करना शुरू किए और अंत में इनके द्वारा जो संस्था बनाया गया ब्रह्म समाज, जिन्होंने आगे चल करके चाहे सती प्रथा हो, चाहे अनेक चीजें सामाजिक सुधार के लिए प्रयास हो, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। तो सबसे पहले राजा राम मोहन राय के बारे में हम लोग अध्ययन करना, कुछ बेसिक जानकारी जो आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, यूपी टेट सीटेट में पूछे जाते हैं कि राजा राम मोहन जी का जन्म कहाँ हुआ था। 22 मई 1772 ईस्वी को इनका जन्म कहाँ हुआ था, राधानगर जो बंगाल में है, हुगली नदी के पास ही है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनका पिता का नाम राधा कांतोराम थे, जो एक ब्राह्मण परिवार के थे। और इनकी मृत्यु क्या हुई थी, 27 सितंबर 1833 में ब्रिटेन में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब इनके राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, एक एक चीज के बारे में, इनके जीवन के बारे में, इन्होंने किस तरह सामाजिक सुधार करना शुरुआत किया, कौन कौन से इनके प्रयास थे, इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी, इनके कौन कौन से संगठन थे, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं, पिता ब्राह्मण। ठीक है, तो जो राजा राम मोहन राय थे, एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। तो बचपन से ही इनका शौक था ज्यादा से ज्यादा किताबों का अध्ययन करना, पुस्तकों का अध्ययन करना। तो ये बचपन से ही पुस्तकों का अध्ययन करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया और 15 वर्ष की अवस्था तक आते हुए, ये ब्राह्मण परिवार के थे,
तो उन्होंने अनेक किताबों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। ठीक है, वेदों का अध्ययन करना पड़ गया, पुस्तकों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ने से, वेदों को पढ़ने से इनका एक विचारधारा बन गया और इन्होंने एकेश्वरवाद का शुरुआत करना शुरू कर दिया। एकेश्वरवाद विचारधारा की शुरुआत, प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। एकेश्वरवाद मतलब कि ईश्वर एक है। तत्कालीन जो हिंदू समाज में था कि क्या हो रहा है, देवी की पूजा हो रही है, भगवान विष्णु की पूजा हो रही है, भगवान शंकर की पूजा हो रही है, तो उन्होंने इसका विरोध किया और एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। परिणाम क्या हुआ कि आसपास के जो लोग थे, सोसाइटी के लोग थे, समाज के लोग थे, इन्होंने इनके पिता से इनकी शिकायत करना शुरू कर दिया। तो अंततः क्या हुआ कि पिता और पुत्र के बीच, पिता के साथ इनका विवाद होता है। विवाद के फलस्वरूप ये गुस्सा जाते हैं और घर छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं। तो उन्होंने पिता से विवाद होने के बाद उन्होंने क्या किया, घर को छोड़ दिया और बाहर समाज में घूमने निकल गए। अब ज्ञान की तलाश में ये अलग अलग जगह विचरण करते हैं, घूमते हैं और घूमते घूमते वो पहुंच जाते हैं नेपाल में। अब नेपाल में ये बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करना शुरू करते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में जानना शुरू करते हैं और ये टाइम पीरियड चल रहा था कि अचानक इनको 1803 ईस्वी में 1803 ईस्वी में एक सूचना मिलती है कि इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। तो 1803 ईस्वी में पिता की मृत्यु हो गई। अब घर की जिम्मेदारी बढ़ गई, तो ये क्या करते हैं, 1803 में ये वापस अपने घर पर आ जाते हैं और घर पर आने के बाद उनकी जिम्मेदारियां ज्यादा थी, तो ये क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करना ये शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी में जो काम करते हैं, एक अंग्रेज अधिकारी रहता है जॉन डुबी, इसके ये दीवान हो जाते हैं और ये अपना काम करना शुरू कर देते हैं। अब यहां से धीरे धीरे ये अंग्रेजों के साहित्य के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, पाश्चात्य संस्कृति के बारे में प्रभावित होना शुरू करते हैं। इसी टाइम में ये अनेक किताबों का अध्ययन करते हैं, भाषा ज्ञान करते हैं और इनको आप समझ सकते हैं कि 12 भाषाओं का ज्ञान था। ये अलग अलग 12 भाषाओं के परंपरागत विशेषज्ञ हो जाते हैं और इसी टाइम पीरियड में जब ज्ञान प्राप्ति करते रहते हैं तो 1809 में एक किताब लिखते हैं, 1809 ईस्वी में, ठीक है, वो किताब लिखते हैं तोफात उल मुवाहिदीन। और ये किताब जो लिखा गया था, ये किताब लिखा गया था फारसी में। तो ये किताब लिखते हैं 1809 में, कौन सी किताब लिखते हैं, तोफात उल मुवाहिदीन। ठीक है, और इसमें इन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया था। तो पहली बार इस किताब में किया था, इन्होंने क्या किया था, एकेश्वरवाद का समर्थन किया था। और जो मूर्ति पूजा होता है, ठीक है, मूर्ति पूजा का इन्होंने इसी किताब में विरोध किया था। ठीक, अब परिस्थितियां और चेंज होती हैं। कुछ समय बाद जो इनके बड़े भाई रहते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो वो समय आता है 1811 में इनके बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है और समाज के दबाव में इनकी जो भाभी रहती हैं, वो भाभी क्या होती हैं, इनके साथ सती हो जाती हैं, इनके बड़े भाई के साथ सती होते हैं। इस चीज का इनके मानस पटल पर बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है और ये डिसाइड करते हैं कि आज के बाद जो हिंदू धर्म में जो कुप्रथाएं हैं, हम उनको दूर करने की शुरुआत करेंगे और यहाँ से वो धीरे धीरे सामाजिक संगठनों का निर्माण करना शुरू करते हैं और आगे चल करके ये कई संगठनों का निर्माण करते हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि कौन कौन से सामाजिक संगठन, कौन कौन से कब और अलग अलग सामाजिक संगठन निर्माण करते हैं और अंत में किस तरह के ब्रह्म समाज का निर्माण करते हैं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की वो जॉब छोड़ देते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं और अंत में सबसे पहला जो संगठन बनाते हैं 1815 ईस्वी तक आते आते ये संगठन बनाते हैं आत्मीय समाज का। ठीक है, 1815 में क्या करते हैं, आत्मीय समाज का एक संगठन बनाते हैं और उसके बाद फिर अगले वर्ष अर्थात 1816 ईस्वी में ये क्या कहते हैं, वेदांत सोसाइटी की बनाते हैं, वेदांत सोसाइटी।
और इसके द्वारा ये वेदों का जो उपनिषदों का ज्ञान होता है उसका प्रसार करना शुरू कर देते हैं। 1817 तक आते आते ये निर्माण करते हैं हिंदू कॉलेज का। 1820 ईस्वी में ये किताब लिखते हैं जिसके कारण इनकी प्रसिद्धि जो रहता है विश्व स्तर पर बढ़ना शुरू होता है। और वो किताब रहता है प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, अर्थात बाइबल में ईसा मसीह के बारे में, बाइबल में क्या कहा गया है सब के बारे में वो प्रिसेप्ट ऑफ जीसस किताब की रचना करते हैं। अब जिसके कारण इनका जो नाम रहता है, पब्लिसिटी रहता है, हर जगह फैलने होता है। 1820 में इसकी रचना करते हैं और इसका जो पब्लिकेशन होता है वो होता है 1823 ईस्वी में। और किस पब्लिकेशन इसका प्रकाशन करवाया किसने था, तो वो वही अंग्रेज अधिकारी रहते हैं जिसके अंतर्गत ये दीवानी का कार्य करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, अर्थात जॉन डिग्बी। अब इनका नाम यूरोप में फैलने लगता है, ठीक है, हर जगह इनका नाम फैलने लगता है, ठीक। और इससे आगे बढ़ करके 1821 ईस्वी तक आते आते ये संस्था बनाते हैं। उस संस्था का नाम रहता है यूनिटरी कमेटी। संस्था का नाम रखते हैं यूनिटरी और आपका कमेटी, और अपने सामाजिक कार्यों को करना शुरू करते। उसी समय बंगला अनेक साहित्यों का ये निर्माण करते हैं जिसमें एक प्रमुख रहता है संवाद कौमुदिनी। इस संवाद कौमुदिनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस संवाद कौमुदिनी में ये पहली बार सती प्रथा का विरोध करते हैं। तो क्वेश्चन कभी पूछता है कि सती प्रथा का विरोध किसमें किया गया है, आंसर होगा संवाद कौमुदिनी। इसके अलावा प्रज्ञा के पूर्व इस तरह की किताब लिखते हैं। ये आगे चल करके ये अपना प्रिंटिंग प्रेस बनाते हैं, अनेक पत्रिकाओं का ये संपादन करते हैं और अंत में 1828 तक आते आते ये एक सोसाइटी का निर्माण करते हैं जिसका नाम रहता है ब्रह्म समाज। तो आगे हम पढ़ते हैं ब्रह्म समाज के क्या कार्य होते हैं, कैसे ये कार्य करता है, इसको हम आगे पढ़ते हैं। ठीक, ये टोटल हो गया राजा राम मोहन राय। हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछता है कि जो इनको राजा किसने कहा था, ठीक है, ये टाइटल किसने दिया था, तो इसको थोड़ा हम समझते हैं। पहले वो उन्होंने क्या किया, 1828 में क्या कर दिया, ब्रह्म समाज का निर्माण कर दिया। अब इसका नाम यूरोप में काफी फैल चुका था, ठीक है, यहाँ भी भारत में भी सांस्कृतिक जो उनके कार्य थे, सती प्रथा का विरोध करके, कुरूप प्रथाओं का विरोध करके, तो इनका नाम काफी होता था। तो उस समय जो मुगल बादशाह थे वो बादशाह थे अकबर द्वितीय, और इसीलिए अकबर द्वितीय के पुत्र बहादुर शाह द्वितीय 1857 की क्रांति के समय थे। तो अकबर द्वितीय थे, इनका पेंशन का कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है, तो अपने पेंशन को दूर करने के लिए डिसाइड करते हैं, अकबर द्वितीय डिसाइड करते हैं कि राजा राम मोहन राय कहां जाएं, आप ब्रिटेन जाइए और हमारी बातें वहां की सरकार के साथ रखना शुरू करिए। और यही इनको उपाधि देते हैं राजा की, इनको ये राजा संबोधित करते हैं। यहाँ से इनके सुझाव पर ये ब्रिटेन जाते हैं और ये बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि उस समय ये भारतीयों ये माना जाता था कि जो भारतीय समुद्र पार करके बाहर जाएगा उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अब सोचिए सोसाइटी का कितना दबाव होगा। भारत में तो है, एक तरफ आप हिंदू धर्म की कुप्रथाओं का विरोध कर रहे हैं, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, सभी धर्मों को एकता का प्रयास कर रहे हैं। आप एक बड़ा डिसीजन ले रहे हैं कि उसी धर्म के खिलाफ, उसी धर्म की मान्यताओं के खिलाफ आप क्या करें, समुद्र पार करने का निर्णय करें। लेकिन ये कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, समुद्र पार करने से धर्म भ्रष्ट नहीं होता है। और यहाँ से वो ब्रिटेन में जाते हैं, वहां पर उनका पक्ष रखते हैं, और इसको दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि आगे चल करके 1833 के करीब वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है, मस्तिष्क ज्वर होता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार भारत महान विभूति इनके कार्यों जिससे पूरे समाज का उत्थान किया है, इसीलिए इनको आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, समाज सुधारक कहा जाता है, नव प्रभात का तारा कहा जाता है, युग पुरुष की संज्ञा दी गई है। अब इनकी मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का क्या होता है, क्योंकि ब्रह्म समाज का इन्होंने 1828 में इन्होंने क्या कर दिया, ये लोग ब्रह्म समाज का निर्माण कर दिए हैं। तब इस ब्रह्म समाज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब 1828 में
ब्रह्म समाज का निर्माण हो गया, राजा राम मोहन राय ने निर्माण कर दिया और इनमें इसका सहायता किया इनके एक मित्र रहते हैं द्वारिका प्रसाद जी। तो जब राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, इसके बाद ब्रह्म समाज का जो चार्ज रहता है वो चार्ज मिल जाता है द्वारिका प्रसाद जी को, ठीक है। अब ये द्वारिका प्रसाद जी का पूरा नाम रहता है द्वारिका नाथ टैगोर, ठीक है, नाम को सुना हुआ लगता होगा, द्वारिका नाथ टैगोर। और ये रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी रहते हैं। तो अब द्वारिका नाथ टैगोर जी के पास आता है। इन द्वारिका नाथ टैगोर जी के बाद इनके पुत्र रहते हैं आपके देवेंद्र नाथ टैगोर। तो जब द्वारिका नाथ जी की मृत्यु होती है तो देवेंद्र नाथ टैगोर के पास इसका चार्ज आ जाता है। देवेंद्र नाथ टैगोर जी के पास इस ब्रह्म समाज का चार्ज आता है। अब इनके तत्वावधान में ब्रह्म समाज आगे बढ़ना शुरू होता है। ब्रह्म समाज में होता क्या था, एक सोसाइटी था, ये लोग प्रत्येक शनिवार को मिलते थे, वहां पर वेदों के बारे में डिस्कस करते थे, उपनिषदों के बारे में डिस्कस करते थे, अपने सामाजिक सुधारों के बारे में डिस्कस करते थे और अगले एक सप्ताह में कौन से कार्य होने हैं उस पर डिस्कस करते थे। फिर इन लोगों की मीटिंग शनिवार को होती थी। अब देवेंद्र नाथ टैगोर के तत्वावधान में आगे बढ़ना शुरू होता है, ठीक। इनको मिलता है चार्ज 1843 में। अब देवेंद्र नाथ टैगोर जिम्मेदारी बढ़ जाता है, संस्था आगे बढ़ रहा है, तब ये क्या करते हैं, इसका जो कार्यभार रहता है इसको सौंप देते हैं एक ऐसे विभूति के बारे में जिसने आगे चल के काफी कार्य किया और इस ब्रह्म समाज को जो बंगाल में स्थित था, कलकत्ता में स्थित था, इसका प्रचार प्रसार पूरे भारत में करना शुरू कर देता है, ठीक। और वो व्यक्ति रहते हैं केशव चंद्र सेन। आगे इनका बहुत नाम आएगा, केशव चंद्र सेन। अब इस केशव चंद्र सेन 1857 में ये ब्रह्म समाज में सम्मिलित होते हैं और इनको चार्ज मिल जाता है जब, ठीक है, केशव चंद्र सेन को, तो इसको आगे बढ़ाना शुरू करते हैं, ठीक है। अब आगे चल करके केशव चंद्र सेन क्या करते हैं, अलग अलग धर्मों के लोगों को इस मीटिंग में बुलाना, जो शनिवार को मीटिंग होती थी उसमें अलग अलग धर्म के लोगों को बुलाना शुरू करते हैं। अब उसमें मुस्लिम धर्म के लोग भी आते हैं, ईसाई धर्म के भी लोग आते हैं, अब सभी के धार्मिक साहित्य वहां पर पढ़े जाने लगे। इस परिस्थिति में देवेंद्र नाथ टैगोर से उनका विवाद हो जाता है, मतभेद हो जाता है और अंत में जो ब्रह्म समाज रहता है ये दो भागों में टूट जाता है। पूरा का पूरा ये ब्रह्म समाज दो हिस्सों में टूट गया। अब ये दो हिस्से कौन हुए, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक वो गुट हो गया जो देवेंद्र नाथ टैगोर के अंतर्गत है, दूसरा वो गुट हो गया जो केशव चंद्र सेन के अंतर्गत होता है। तो 1866 में ब्रह्म समाज दो हिस्सों में टूटा, ये ब्रह्म समाज, दूसरा हो गया भारतीय ब्रह्म समाज, ठीक है। एक के रहते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर, दूसरे के हो जाते हैं केशव चंद्र सेन, ठीक है। आगे चल करके यही भारतीय समाज, भारतीय ब्रह्म समाज नाम प्रसिद्ध होता है आदि ब्रह्म समाज। क्यों, क्योंकि ये कहते हैं कि राजा राम मोहन राय का मानना था कि सभी धर्मों में एकता होनी चाहिए, सभी धर्मों को आपस में समन्वय होना चाहिए, तो इसीलिए उन्होंने आदि ब्रह्म समाज नाम रखा। और ये आदि ब्रह्म समाज अनेक कार्य करना शुरू करता है, ठीक है, सामाजिक सुधार कार्य करना शुरू करता है, अलग अलग जगहों पर जाके मद्रास में मिलते हैं, बंबई में मिलते हैं, तो आगे हम लोग समझेंगे कि वेद समाज की रचना होती है, प्रार्थना समाज की रचना होती है, सब में सहयोग कौन करते हैं, केशव चंद्र सेन करते हैं। और इन्हीं के फलस्वरूप, इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप 1872 में एक अधिनियम पारित होता है, एक एक्ट पारित होता है जिसको कहा जाता है ब्रह्म विवाह एक्ट। इस एक्ट के द्वारा जो प्रमुख बातें रहती हैं वो रहती है कि बाल विवाह पर रोक लगाया गया। बाल विवाह को क्या कर दिया गया, रोक लगा दिया। लेकिन 1872 में केशव चंद्र के प्रयास से रोक लगता है, लेकिन यही केशव चंद्र आगे चल करके 1878 ईस्वी में
अपनी जो इनकी नाबालिग पुत्री रहती है, जो अल्पवयस्क पुत्री रहती है, इसका विवाह कर देते हैं कूच बिहार के राजा के साथ। कूच बिहार के राजा के साथ विवाह कर देते हैं किसका? अपनी अल्पवयस्क पुत्री का। अब जो व्यक्ति बाल विवाह का विरोध कर रहा था, वही व्यक्ति क्या कर रहा है? अपने छोटी पुत्री का विवाह कर दे रहा है। इसके कारण इस ब्रह्म समाज में, जिस आदि ब्रह्म समाज में इनका विरोध होने लगता है और पुनः ये जो समाज ब्रह्म समाज रहता है ये दो हिस्सों में टूट जाता है। एक क्या होता है? एक जो ब्रह्म समाज रहता है उसके हेड कौन रहते हैं? यही केशव चंद्र सेन रहते हैं। और दूसरा जो ब्रह्म समाज रहता है उसको नाम रहता है उसका साधारण ब्रह्म समाज। मतलब हम आडंबर नहीं करते हैं, हम नेचुरल चीजें करते हैं। तो साधारण ब्रह्म समाज बनता है। इस साधारण ब्रह्म समाज की जो बनाने वाले रहते हैं उसमें प्रमुख नाम है आनंद मोहन। अंत में केशव चंद्र सेन का जो ब्रह्म समाज रहता है ये भी अपने नाम चेंज कर देते हैं और 1881 में इसका नाम रखते हैं नव विधानसभा। नव विधानसभा, ठीक है, 1881 में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रह्म समाज ने क्या किया? अनेक कार्य किए, ठीक है। आगे इसका डिवीजन भी होता है, पार्टीशन भी आता है, दो कार्य की पूरी संस्था टूटती है। लेकिन जो इनके कार्य हैं अब पूरा लिखेंगे। सामाजिक कार्य रहते हैं, ये लोग सती प्रथा का विरोध करते हैं, बाल विवाह का विरोध करते हैं, ठीक है, अनेक कुरीतियों का विरोध करते हैं, सभी धर्मों में सुधार का प्रयास करते हैं ताकि हमारा जो हिंदू धर्म है, जो भारतीय धर्म है, इसमें जितनी भी कुरीतियां हो वो दूर की जा सकी। और अंत चल करके इस जैसे संस्थाओं के प्रयास के फलस्वरूप ब्रह्म समाज वो पहला समाज था जिसने इस सामाजिक सुधारों को आगे बढ़ाया था। आगे चल करके इन्हीं के नियमों को देख करके वेदों उपनिषदों को आगे बढ़ाना चाहिए। प्रार्थना समाज का निर्माण होता है, वे समाज का निर्माण होता है। आगे चलेंगे, पहला रामकृष्ण परमहंस की सोसाइटी का निर्माण होता है, ठीक है, मुस्लिमों में सुधार होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक एक करके इस पर डिस्कस करना शुरू करेंगे। ये टोटल हो गया आपका ब्रह्म समाज। ओके, थैंक यू।